गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्म को हम लोग सहकारिता के बारे में डिटेल में अध्ययन किए थे और आज हम लोग सहभोजिता कमेंसलिज्म के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो सहभोजिता में केवल एक ही सहभागी लाभान्वित होता है, परंतु दोनों में से किसी को हानि नहीं पहुंचती। यानी लाभान्वित एक ही होगा लेकिन हानि दोनों में से किसी को नहीं होगी। तो एक सहभागी पोषक के शरीर के बाहर हो सकता है या उसके अंदर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो जिस तरह से पैरासाइट में था एपीफाइट एंडोफाइट, उसी तरह से सहभागी में तो पैरासाइट तो होता नहीं है, लेकिन सहभागी पोषक के शरीर के बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। सहभोजिता दो प्रकार की होती है। पहला है स्थायी संपर्क, स्थायी संपर्क में रहने के साथ सहभोजिता है, यानी कमेंसलिज्म विथ परमानेंट कांटेक्ट। तो इसमें क्या है कि जो अधिपादप है इपीफाइट्स, वो दूसरे पौधों पर उगते हैं, पर उस पौधों से भोजन नहीं लेते हैं। यानी भोजन न लेने का मतलब ये है कि वो भोजन खुद बनाते हैं। जैसे आम की शाखा पर आर्किड एक पौधा उगता है, वो अधिपादप हो गया है, लेकिन वो अपना भोजन खुद बनाता है, उनसे भोजन नहीं लेता। वेल की पीठ के को वेल मछली होती है, उसकी पीठ को पर एक आवास बनाने वाला एक बार्निकल को फ़ायदा होता है, जबकि आम के पेड़ एवं वेल को उनसे कोई लाभ नहीं होता है। वेल की पीठ पर एक जंतु है बार्निकल, वो अपना आवास बनाता है, लेकिन उसको फ़ायदा होता है कि हमको एक आवास मिला है। आर्किड का प्लांट है, आम के शाखा पर उगा, उसको लगेगा कि हमें एक आवास मिला, लेकिन इससे ना आम को कोई फ़ायदा है ना वेल मछली को कोई फ़ायदा है। क्लैडोफोरा जो होता है शैवाल, जो घोंघे के वाह खोल पर उगता है, ये भी एक सहभोजिता का उदाहरण है। सीरिया कोलाई जो मनुष्य के आंतों में सहभागी के रूप में रहती है, ये भी एक सहभोजिता का उदाहरण है। दूसरा है प्रकार अस्थायी आकस्मिक संपर्क के साथ सहभोजिता, कमेंसलिज्म विथ टेम्पोररी और सडन कॉन्टैक्ट। तो इसमें कंठलता, लियांस, बहुवर्षीय काष्ठी लताएं हैं जिनकी जड़ें भूमि में स्थिर होती हैं। कंठलताएं अपने आलंब से भोजन ग्रहण नहीं करती और जिस वृक्ष पर वे बढ़ते हैं उससे किसी प्रकार का कायिक संबंध भी स्थापित नहीं करते। कायिक संबंध स्थापित नहीं करते मतलब कोई वेजिटेटिव रिलेशन इनका नहीं होता है। वीटिस है, टीनोस्पोरा है, जेंटम है, इस उदाहरण है इसके। इसे एक इसमें और इम्पॉर्टेंट उदाहरण इससे जैसे सर्प है, वृक्षीय मेढक, यानी जो वृक्ष पर रहने वाले मेढक हैं, गिलहरी है, पक्षी, कीट है इत्यादि। झाड़ियों, वृक्षों एवं दलदली पौधों का प्रयोग शरण स्थली तथा प्रजनन के लिए करते हैं। तो ये आकस्मिक संपर्क सहभोजिता हुआ। आकस्मिक, भाई दलदली भोजन का उपयोग क्यों करेंगे? ये प्रजनन के लिए करेंगे और या उसके शरण स्थली के लिए करते हैं। तो ये आकस्मिक हमेशा तो करेंगे नहीं है। तो कभी कभी कुछ पक्षी व चूहे क्रमशः घोंसले एवं बिल में रहते हैं। बहुत से पक्षी हैं, चूहे हैं जो घोंसले एवं बिल में रहते हैं, जो दूसरों द्वारा बनाई होती है, यानी वो खुद नहीं बनाते। जैसे सुना होगा कोयल अंडे कहाँ देती है अपनी, उसका अपना कोई घोंसला तो होता नहीं है, तो दूसरे घोंसले में देती है। उसी तरह से चूसक मछली, सकर फिश, शार्क मछली एवं रे फिश मछली का अस्थायी सहभोजी यहाँ पर। तो इस तरह से ये सहभोजिता का ये दो प्रकार आपके सामने ये था, और लेकिन और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको
सर्च किया गया है, सर्च करके आप नोट्स में ऐड किया गया है इसको यहाँ पर। तो जैसे बगुला है, तो बगुला में क्या होता है, बगुला एवं चरने वाले पशु निकट साहचर्य में रहते हैं। ये भी सभोजता का उदाहरण है यहाँ पर। तो यहाँ जो पशु चरते हैं उसके पास ही बगुला भोजन प्राप्ति के लिए रहता है, क्योंकि जब पशु चरते, अब पशु देखो चर रहे हैं, पशु तो अपना चर रहे हैं, उनसे कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन उसको बगुले को क्या फ़ायदा होता है, यहाँ पर इस बात को ध्यान देने की बात है। जब पशु चरते हैं तो उसके आसपास जो वनस्पति हैं, जो घास हैं, जो भी वनस्पति हैं, वो हिलते हैं। जब उनका पैर पड़ेगा तो हिलेंगे ही, तो हिलेंगे जब उनसे, तो उससे कीट, जो वनस्पति में कीट छिपे होते हैं, कीट बाहर निकलते हैं। जब कीट बाहर निकलते हैं तो बगुला उसे खाता है। यहाँ पर बताइए पशु को कौन सा लाभ हुआ, पशु को ही लाभ न हुआ, तो अपना काम कर रहा है। यहाँ ये भी एक सहभोजिता का उदाहरण है। अन्यथा कीटों को ढूंढना बगुलों के लिए कठिन है। कहाँ कीट को ढूंढ खाएंगे, जब उनका पैर पड़ता है तो कीट उड़ते हैं, वहाँ से निकलते हैं तो उसको अपना भोजन बना लेता है बगुला। सी एनीमोन, सी एनीमोन स्टिंगिंग टेंटिकल्स, कैसे स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं, मतलब स्पर्शक होते हैं। तो वो क्लाउन मछली इन्हीं स्टिंगिंग टेंटिकल्स के बीच पाए जाते हैं, जिस पर वह अपने आप को परभक्षियों से बचा सके। तो टेंटिकल के बीच में क्राउन फिश होती है, क्लाउन फिश, वो उसी में पाई जाती है, और वहाँ पर रहेगा तो वो बची रहेगी, परभक्षियाँ उसे खा नहीं पाएंगी। परंतु सी एनीमोन को कोई लाभ नहीं होता है उसमें रहने से। सभोजिता सदैव विकल्पी अथवा असहजीवी, फैकल्टेटिव और नॉन सिम्बियोटिक होती है। अब तीसरा आपका म्यूचुअलिज्म, सहकारिता, और इसके बाद क्या नाम है, सभोजिता, कमेंसलिज्म। अब आता है तीसरा आदि सहयोगिता, प्रोटो कोऑपरेशन। तो इसमें ये क्या होता है, यह एक, दो या अधिक प्रजातियों के बीच अनुकूल प्रक्रिया है, परंतु दोनों के प्रति बाध्यकारी नहीं। यहाँ जैसे उदाहरण, ये किसके किसके बीच है, एक या दो या अधिक प्रजातियों के बीच की अनुकूल प्रतिक्रिया है, लेकिन दोनों के प्रति बाध्यकारी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कि जैसे एग्जाम्पल इसका है कि कुछ सूक्ष्म जीव जैसे फंजाई हुए, बैक्टीरिया हो गए, उच्च श्रेणी के पौधों के निकट रहते हैं। ये मूल परिवेशी सूक्ष्म वनस्पति जात बनाते हैं। जड़ें कुछ बाह्य कोशिकीय पदार्थों का श्रावण करती हैं। इनके आकर्षण से ये सूक्ष्म जीवी, जिसमें अनेकों प्रकार के सैप्रोफाइटिक फंजाई तथा बैक्टीरिया होते हैं, जो जड़ों के बाह्य कोशिकीय पदार्थों का पृथक्करण करके कार्बनिक या अकार्बनिक अम्लों का निर्माण करते हैं। अब देखो, जो जड़ होती है उसके आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया, फंजाई होते हैं, और वो क्या करते हैं, उसके जड़ के आसपास जो मिट्टी होती है उसमें कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ बहुत से ऐसे होते हैं, तो उनका पृथक्करण करके उसका निर्माण करती है। तो इस क्रिया द्वारा अम्लीय दशा में भूमि में उपस्थित अघुलनशील अकार्बनिक फास्फेट घुलनशील अकार्बनिक फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। यानी अघुलनशील अकार्बनिक फास्फेट जो होता है किसमें बदल जाएगा, घुलनशील अकार्बनिक फास्फेट में बदल जाता है, जो जड़ों द्वारा भोज्य के रूप में अवशोषित किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल तो ये हुआ यहाँ पर। दूसरा एग्जाम्पल है, अब ये देखा गया है कि मगरमच्छ, कभी कभी देखा होगा मगरमच्छ शिकार अपना करने के बाद नदी के किनारे बाहर आकर के धूप, मुंह वैसे खोल करके धूप लेता रहता है, और एक चिड़िया अगर उसका दांत साफ करने लगती है, तो चिड़िया उसका नौकर वोकर थोड़ी है कि आगे उसका दांत साफ करेगी, नहीं। एक चिड़िया उसके दांतों के बीच जब आती है चिड़िया, तो उसके दांतों के बीच फंसी मांस के टुकड़ों को खाती है,
उसके बीच दांतों के फंसे मांस के टुकड़ों को खाती है। तो चिड़िया को तो भोजन मिल गया, और इस क्रिया में उसको तो लाभ हो गया। अब मगरमच्छ को क्या लाभ होता है? मगरमच्छ का दांत साफ हो जाता है, जिससे उसमें कोई सड़न न पैदा हो, कोई दिक्कत न पैदा हो, और चिड़िया को भोजन मिल गया। तो इस तरह से दोनों को फायदा होता है। ऑक्स पिकर पक्षी है, गाय भैंस आदि चपाइयों के शरीर से त्वचा परजीवियों, जू है, चीलर है, इसको भोजन के रूप में प्राप्त करती है। इससे दोनों का लाभ पहुँचता है। जो गाय भैंस चरते रहते हैं तो उनके ऊपर बैठ जाती है, उनके शरीर के अंदर से जू खोज करके क्या होता है, उसको खाती है, तो उनके शरीर से जू निकल जाता है और उनको लाभ पहुँचता है, और ऑक्स पिकर को, जो पक्षी है, उसको भोजन मिल जाता है। ठीक, तो ये था आदि क्या नाम से, आदि सहयोगिता, प्रोटो कोऑपरेशन है। अब ये सब जितने थे, म्यूचुअलिज्म और कम्युनलिज्म एंड प्रोटो कॉर्पोरेशन, कोऑपरेशन, तो ये सब धनात्मक अंतःक्रियाओं के अंतर्गत आते थे। लेकिन अब हम शुरू होता है इसका दूसरा पार्ट है, ऋणात्मक अंतःक्रिया। तो ऋणात्मक अंतःक्रिया क्या है? निगेटिव इंटरेक्शन। इस प्रकार की अंतःक्रियाओं में एक सहयोगी अपने लाभ के लिए दूसरे सहयोगी को हानि पहुंचाता है, वो ऋणात्मक अंतःक्रियाएँ होती हैं। ये निम्न प्रकार की होती है। पहला, प्रतिस्पर्धा। नाम से प्रतिस्पर्धा का नाम सब लोग अच्छे से जानते हैं, कॉम्पिटिशन। तो दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच स्थान, जल तथा खनिज, ऊर्जा एवं अन्य संसाधनों के लिए स्पर्धा होती है। स्पर्धा दो तरह की होती है, अंतराजातीय स्पर्धा और अंतर्जातीय स्पर्धा। तो पहला अंतराजातीय स्पर्धा यानी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, यानी इसमें क्या होता है, विभिन्न जातियों के सदस्यों के बीच प्रतियोगिता होती है। अलग अलग जातियों के सदस्य होते हैं इनमें अंतराजाति में। तो अंतराजातीय स्पर्धा पौधों व जंतुओं दोनों में पाई जाती है। पादपों में दो सदस्यों के बीच प्रतियोगिता वासस्थान, पोषण, जल और प्रकाश के लिए मुख्य रूप से उत्पन्न होते हैं। पोषक और परजीवी के बीच कोई प्रतियोगिता नहीं होती है। पोषक और परजीवी के बीच कोई प्रतियोगिता नहीं होती, परंतु जब दो परजीवी एक पोषक पर एक साथ संक्रमित करते हैं तब उनके बीच पोषक के पोषण लेने की प्रतियोगिता उत्पन्न हो जाती है। यही होता है अंतर्जातीय स्पर्धा। ये अब जो तेज होगा वो पाएगा पोषक से अपना भोजन। ठीक, अब इसमें क्या है, कृषि के मैदान में खरपतवार, वीड्स, जल, खनिज और खाद्य और सूर्य की ऊर्जा की फसल के पौधों से स्पर्धा होती है। खरपतवार की अत्यधिक वृद्धि से फसलों का उत्पादन और वृद्धि दर बहुत घट जाती है। देखो, एक एग्जाम्पल सबसे अच्छा है, जैसे गेहूं के खेत है, गेहूं के खेत में कोई और बीज आगे बीच में उग गया, वो भी तो गेहूं का पौधा आसपास कमज़ोर पड़ जाता है। क्यों कमज़ोर पड़ जाता है? क्योंकि उसका पोषक तत्व है वो खरपतवार जो आ गया है वो ले लेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, खरपतवार को अंग्रेजी में बोलते हैं वीड्स। तो वीडीसाइड्स एक दवा होती है, उसका छिड़काव किया जाता है कि जो खरपतवार हो वो ख़त्म हो जाए। जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो उनके और गेहूं के बीच में जो पोषण पदार्थों, न्यूट्रिएंट्स का जो कंपटीशन था वो ख़त्म हो जाएगा। तो पूरा किसको मिलेगा? केवल गेहूं को ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए खरपतवार की अत्यधिक वृद्धि से फसलों का उत्पादन और वृद्धि दर घट जाती है। इसलिए खरपतवार हमारे लिए ठीक नहीं है। जंतुओं और ये अंतराजातीय स्पर्धा में, क्योंकि गेहूँ अलग जाति का है, खरपतवार अलग जाति के हैं, ये अलग है। तो जातियों में जंतुओं के संदर्भ में अंतर्जातीय स्पर्धा परभक्षी एवं भक्ष के अंतर्गत देखा गया है। जैसे
परभक्षी यानी क्या मतलब शिकारी, और जो भक्ष मतलब शिकार की संख्या को क्रम से खाकर कम करने का प्रयत्न करता है। जैसे मेढक कीटों का भक्षण करता है, आप लोग पढ़ चुके हैं स्कूल में। मेढक सांपों का भक्षण, वो अन्य परभक्षियों का भी भक्ष बन सकता है, बन जाता है। तो मेढक कीटों खाया और मेढक को सांप खा गया या कोई और दूसरा जंतु खा गया। इस तरह से कीटों का परभक्षी मेढक, और मेढक का परभक्षी सांप, और सांप का परभक्षी कौन हो गया? मोर हो गया, या बाज पक्षी हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक, तो ये आंतर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन था। अब नेक्स्ट है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, अंतर जातीय स्पर्धा। इसमें एक ही जाति के सदस्यों के बीच स्पर्धा होती है। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम देखें, जो भी गेहूं है, धान है, जो भी है खेतों में बोया जाता है, तो उनके बीच एक स्पेसिफिक, एक विशिष्ट दूरियां बनाई जाती है, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस बनाया जाता है। उतनी दूरी पर ही बीजों को बोया जाता है। अगर सब बीज बहुत पास पास करीब करीब हो जाए, बो दिए जाए, तो इनके बीच संसाधनों के लिए या स्थान के लिए स्पर्धा शुरू हो जाएगा। और जहाँ पौधों के बीच पर्याप्त दूरी नहीं होगी तो पौधे अधिक स्वस्थ नहीं हो सकते। यानी पौधों को अत्यधिक निकट जो लगाया जाता है, उससे बहुत घने समूह में वो उत्पन्न समूह में होते हैं, और आसपास का पोषक पदार्थ होता है वो उन सभी पौधों के लिए जो घने होते हैं उनके लिए कम पड़ जाता है, और उनको पोषण ठीक से नहीं मिलेगा। और जब पोषण ठीक से नहीं मिलेगा तो उसका उत्पादन, प्रोडक्शन भी कम होगा। तो यहाँ अंतर जातीय स्पर्धा समान प्रकार के पौधों के बीच स्थान व आहार के लिए स्पष्ट हो रहा है। दूसरा, हेलोफाइट्स, लवणोद्भिद। पौधों में बीजों का अंकुरण कभी कभी जरायुज की भांति होता है, जहाँ बीज फल के अंदर ही अंकुरित हो जाते हैं, और नवोद्भिद जब तक दलदल में स्थापित नहीं हो जाते उन्हें मात्र वृक्ष से। अच्छा, आगे समझ लीजिए कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बाहर नहीं, उनका बीज फल के बाहर नहीं आता, वो फल उसी के अंदर अंकुरित हो जाते हैं, और उनमें सीडलिंग्स बनना शुरू हो जाती है। जैसे नवोद्भिद यानी नया पौधा का छोटा अंकुरण भी शुरू हो जाता है, तब वो दलदल में स्थापित किए जाते हैं। और जो दूसरे पौधे होते हैं, जब तक दलदल में स्थापित करेंगे तो तब तक तो उनका स्थिति बहुत डामाडोल हो जाती है, बहुत अच्छी नहीं रह पाती है वहाँ पर। तो वो तब तक पोषण प्राप्त होता रहता है। जरायुजता के कारण नवोद्भिद दलदल आसानी में धंस कर स्थापित हो जाता है। दूसरी ओर जो अनेक नवोद्भिद होते हैं के साथ उगने से गंभीर अंतरजातीय स्पर्धा उत्पन्न हो जाती है। दूसरे जो और नए पौधे हैं वो एक साथ एक ही वैरायटी के दलदल में उगे, तो उनके बीच अंतरजातीय स्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा। तो जब कंपटीशन होगा, अंतरजातीय स्पर्धा, तो उनके बीच क्या होगा? उनको ठीक से पोषण नहीं मिलेगा, तो उनका ग्रो नहीं ठीक से होगा, उनकी वृद्धि नहीं ठीक से होगी। जंतुओं में भी अंतरजातीय स्पर्धा से बचने के लिए कभी कभी कुछ विशेष अनुकूलन देखने को मिलता है। जैसे कीटों हुआ, तितलियों हुआ में, या मेढक के जीवन चक्र में अगर देखा जाए तो इनकी दो प्रावस्थाएं होती हैं। मतलब अब देखिए, एक ही जंतु है, अलग अलग जंतु की बात नहीं हो रही है। जैसे हमने मेढक का यहाँ उदाहरण लिया है, तो फ्रॉग या मेढक में इसकी लाइफ साइकिल या जीवन चक्र में दो स्टेजेस होते हैं, दो प्रावस्थाएं होती हैं। पहला जुवेनाइल स्टेज एंड एडल्ट स्टेज, यानी किशोरावस्था और वयस्कावस्था। अब ये दोनों अवस्थाएं एकदम डिफरेंट हैं, अलग है। यहाँ पर देखा जाए तो मेढक का जो टैडपोल है वो किशोरावस्था में है, वो शाकाहारी होता है,
जबकि मेढक का जो वयस्क स्थित है वो मांसाहारी होता है। अब बताइए इनके जंतुओं में अंतर्जातीय स्पर्धा से बचने के लिए विशेष अनुकूलन इनमें पाया जा रहा है। अब देखिए वो शाकाहारी है मांसाहारी, कौन सा इनका कंपैरिजन है? दोनों की अप्रावस्था एक दूसरे से सर्वदा अलग है, भिन्न है। फलस्वरूप इनकी किशोरावस्था और वयस्कावस्था के मध्य कोई स्पर्धा उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि दोनों स्तरों की पारिस्थितिकी कर्म स्थिति अलग अलग है, इकोलॉजिकल नीश अलग अलग होती है यहाँ पर। तो ये था आपका कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा के बारे में था। अब इसके बाद है विरोधी एवं प्रतिजीविता। अच्छा, इसको तो हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक चीज़ में बता दूँ आप लोगों को। मैं बताया था कि जो सेक्शन हमने जो यूनिट हमने उठाया है, वो यूनिट हमने 14 नंबर का प्रश्न इससे आता है। तो देखिए मेरे पास एक पेपर है, आगे देखिए 2019 के जीव विज्ञान का पेपर है, ये देखिए हैं हमारे पास। और ये इसमें देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चन आए जो मैं पढ़ा चुका हूँ। ये देखिए पॉल्यूशन का क्वेश्चन है, और अम्ल वर्षा है। अभी तो पॉल्यूशन पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये देखिए अभी हमने आपको पढ़ाया था सहजीविता किसे कहते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, सहजीविता किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया था। और एक ऊपर है, जलोद्भिद से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के जलोद्भिदों के अनुकूलन का उल्लेख कीजिए। तो ये जो एडॉप्टेशन है, ये तो आप कोर्स में है नहीं, लेकिन ये पूछ दिया है तो इसको पूरा पढ़ाना पड़ेगा आप इसके बाद, नहीं तो हम अच्छा। लेकिन एक बात और है, इसके बारे में जलोद्भिद या हाइड्रोफाइट्स के बारे में प्रैक्टिकल में आपको कई प्रैक्टिकल हैं। तो हमने सोचा था प्रैक्टिकल जब क्लासेस होंगे तो उसमें बताया, लेकिन इसकी थ्योरी हमको बताएंगे, इसके बाद फिर प्रैक्टिकल आएगा तो उसको देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना, और विरोधी या एंटागोनिज्म नेक्स्ट टर्न को हम नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड डे।